ओके, हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम आगे को कंटिन्यू करते हैं हमारी यूनिट को। ठीक है, तो देखो हमने हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट उठाई थी मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल पे मैं आपको एक लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसपे हमने मैक्रोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स और आपके डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स पे या फिर उसके बोल सकते हो उसके क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन लिया था। ओके, आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे सेकंड लेक्चर पर, और आज के सेकंड लेक्चर पे हमने एक सेकंड टॉपिक पे डिस्कशन लेना है, जो है कंडक्टिंग पॉलीमर। यानी कि आज के लेक्चर पे हम बात करेंगे कि कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो काफी आसान है। तो देखो कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या हुए, नाम से पता चल रहा है, ऐसे पॉलीमर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले, उन पॉलीमर्स को बोलते हैं हम कंडक्टिंग पॉलीमर। ओके, बट सारे पॉलीमर के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ये चीज माइंड पर रखिएगा। कुछ पॉलीमर आपके कंडक्टिंग पॉलीमर्स होते हैं, कुछ आपके कंडक्टिंग पॉलीमर्स नहीं होते हैं। इसलिए कंडक्टिंग पॉलीमर को हमने क्या, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसके लिए डिस्कस करना है। तो देखो क्या क्या चीजें हम यहाँ पे डिस्कशन में लेंगे कंडक्टिंग पॉलीमर्स के रिगार्ड में। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज कंडक्टिंग पॉलीमर्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स होते क्या है, एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द कंडक्टिंग नेचर ऑफ दीज पॉलीमर। अगर कोई पॉलीमर कंडक्टिविटी शो कर रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमने क्या डिस्कशन लेना है, उसके बाद हम समझेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर्स, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज कंडक्टिंग पॉलीमर की रहती हैं और क्या इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। ओके, तो पहले हम इतना कवर करेंगे, देन हम आगे को कुछ एग्जांपल्स लेंगे कंडक्टिंग पॉलीमर और उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हमारा किसका है, पॉलीएसिटाइलिन का है। तो पॉलीएसिटाइलिन एक टाइप का कंडक्टिंग पॉलीमर है। तो पॉलीएसिटाइलिन क्या होता है वो समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, इसकी प्रिपरेशन समझेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज एंड लास्टली इसकी एप्लीकेशन समझेंगे। ऐसे ही हमने 3 एग्जांपल यहाँ पे लिए, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पे ऐड किए हैं। दूसरा एग्जांपल आपका किसका है, पॉलीएनिलिन का है। तो पॉलीएनिलिन को समझेंगे कि ये भी एक टाइप का कंडक्टिंग पॉलीमर है, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, अगेन इसकी प्रिपरेशन चेक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी एंड लास्टली इसकी एप्लीकेशन चेक करेंगे। ठीक है, ये दूसरा आपका कंडक्टिंग पॉलीमर था। और लास्ट आपका कंडक्टिंग पॉलीमर है आपका पॉलीपीफिनाइलिन सल्फाइड। ओके, तो ये भी आपका एक टाइप का कंडक्टिंग पॉलीमर है, इस पर भी हम डिस्कशन लेंगे, इसका स्ट्रक्चर, अगेन इसकी प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये सारी की सारी चीजें हमने आज के लेक्चर पे कवर करनी है। ध्यान से लेक्चर सुनिएगा, एक बारी पे ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए, ओके, तो देखो सबसे पहले हमारी बात आती है कि कंडक्टिंग पॉलीमर्स आखिर होते क्या है। बाय डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो सिंपली आप बोलिएगा, यहाँ पर लिखा है, ये बोल रहा है एज अ नेम सजेस्ट ऑर्गेनिक पॉलीमर्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज अ कंडक्टिंग पॉलीमर्स। तो कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या हुआ, जैसे नाम से ही हमको पता चल रहा है, सॉरी, जैसे हमको नाम से ही पता चल रहा है कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या हुए, कंडक्टिंग पॉलीमर्स वो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हुए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दें। तो ऐसे पॉलीमर्स को, ऐसे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग पॉलीमर। इतनी चीज क्लियर आई। सेकेंड लाइन आपको क्या बोल रही है, ये बोल रही है दे आर ऑल्सो नोन एज ए इंट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। आप इन्हें कंडक्टिंग पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे इंट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं, जिसे आप बोलते हैं आईसीपीएस भी बोल सकते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो क्या बोल रहा है, और अगर आप इन कंडक्टिंग पॉलीमर का स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर लिखा है हैविंग अ एक्सटेंड पी ऑर्बिटल सिस्टम। इन कंडक्टिंग पॉलीमर्स पे या फिर इन इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स के पास क्या होता है, एक एक्सटेंड पी ऑर्बिट होता है। ओके, और इस एक्सटेंड पी ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्रीली मूव करता है पॉलीमर की एक एंड से पॉलीमर की दूसरी एंड तक। ओके, और ये ही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द पॉलीमर। अब देखो यहाँ पे तो हमने से बाय डेफिनेशन इतनी छोटी सी स्टेटमेंट दी है कि आपकी ये इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स या फिर कंडक्टिंग पॉलीमर्स के पास क्या होता है, एक्सटेंड पी ऑर्बिटल सिस्टम होता है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉलीमर की एक एंड से दूसरे एंड, एक एंड से दूसरा एंड आपको समझ में आ रहा ना, पॉलीमर हमारी क्या है, एक बड़ी सी यूनिट है, बड़ी सी मोनोमर की यूनिट है, जिसके अंदर क्या है, ये बोल रहा है कि इनके पास क्या होता है, एक्सटेंड पी ऑर्बिट होता है। और पी ऑर्बिट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरे सिस्टम में यानी कि पॉलीमर के एक एंड से दूसरे एंड में क्या करता है, मूव करता है। और आपको पता है ये ही फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किस वजह से रिस्पॉन्सिबल होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये बोल रहा है दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टिंग पॉलीमर्स। इतनी चीज क्लियर है। ये तो जस्ट यहाँ पर कोई स्टेटमेंट दी है, रीजन हम प्रॉपर्ली नीचे डिस्कस करेंगे। ओके,
इतना हुआ। अगला चीज क्या बोल रही है, अगली चीज ये बोल रहा है एंड दे हैव अ अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड अलोंग द पॉलीमर्स बैकबोन। ओके, यानी कि आपको ये चीज भी बोली गई है कि अगर आप कंडक्टिंग पॉलीमर का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो आपको वहां पर को कंजुगेटेड बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे। कंजुगेटेड बॉन्ड मींस आपको अल्टरनेटिवली क्या है, सिंगल और डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है एंड दे हैविंग अ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड अलोंग विद द पॉलीमर बैकबोन। पहले पॉलीमर बैकबोन तो होगी, लेकिन पॉलीमर बैकबोन में क्या है, आपको अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ, कंडक्टिंग पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर में। ओके, और आपको पता है ये ही कंजुगेटेड डबल बॉन्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड भी रिस्पॉन्सिबल, ये ही नहीं ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। इतनी चीज क्लियर आई। और क्या बोल रहा है, इनकी अगर स्ट्रक्चर की वापस से बात की जाए तो ये बोल रहा है दे आर कंपोज्ड ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको इनके स्ट्रक्चर में एरोमेटिक रिंग्स देखने को मिलेंगी। जैसे आपको क्या मिली, फिनाइलिन मिली, जैसे आपको नेफ्थेलिन मिली, एंथ्रासिन मिली, पायरोल मिला, थायोफिन मिला। तो ये सारी की सारी यूनिट्स आपको क्या है, ये सारी की सारी, इनके अलावा भी कुछ दूसरी एरोमेटिक रिंग भी है जो कि आपको क्या है, कंडक्टिंग पॉलीमर के स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकती है। इतनी चीज क्लियर आई। तो यहाँ पे हमने क्या चीज डिस्कस की, मैं वापस से बता रही हूँ। यहाँ पे हमने जिस इतना बोला कि कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स वो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये बन गया आपके कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ओके, बट ये बोल रहा है कंडक्टिंग पॉलीमर्स को आप आईसीपीएस भी बोल सकते हैं, यानी कि इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं। ओके, और फिर आप क्या करेंगे, इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आप बताएंगे कि इनके पास क्या होता है, एक्सपेंड पी ऑर्बिटल सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है पॉलीमर की एक एंड से पॉलीमर के दूसरे एंड तक, और ये ही मूविंग इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिंग पॉलीमर। ओके, उसके बाद आप ये भी बताइएगा कि इन कंडक्टिंग पॉलीमर के स्ट्रक्चर की एक और खास बात है, इन पे आपको कंजुगेटेड बॉन्ड देखने को मिलेंगे, यानी कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। और इनके स्ट्रक्चर पे क्या है, आपको एरोमेटिक रिंग्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे फिनाइलिन हो गया, नेफ्थेलिन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, पायरोल हो गया, थायोपेन हो गया। तो ये एरोमेटिक रिंग भी आपको कंडक्टिंग पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के साथ साथ आपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बता दिया कंडक्टिंग पॉलीमर्स का क्या रहता है। इतनी चीज कर लेंगे। अब देखो इसके बाद आप एग्जाम्पल भी ऐड कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में इसने लिखा है पॉलीएसिटाइलिन हो गया, एक एग्जाम्पल है, ये भी एक टाइप का कंडक्टिंग पॉलीमर है। पॉलीफिनाइल विनाइल भी एक टाइप का कंडक्टिंग पॉलीमर है। पॉलीपायरोल भी एक टाइप का कंडक्टिंग पॉलीमर्स है। तो ये एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, और इनको ही हम नीचे अभी डिस्कशन करने वाले हैं सेपरेटली। इतना कर लेंगे ना, ये सिंपल था ना कंडक्टिंग पॉलीमर। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द कंडक्टिंग नेचर ऑफ दीज पॉलीमर, यानी कि ये पॉलीमर कंडक्टिविटी क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पॉलीमर्स करते हैं कुछ नहीं करते, तो रीजन जानना जरूरी है। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा है फर्स्टली देयर आर टू कंडीशन, यानी कि आपके पास दो कंडीशन होती है किसी भी पॉलीमर को कंडक्टिंग पॉलीमर बनाने के लिए या फिर कहलाने के लिए। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपके पॉलीमर के पास क्या होना चाहिए, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होने चाहिए, यानी कि आपके पॉलीमर के पास क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। तभी अगर आपके पॉलीमर के स्ट्रक्चर में आपको कंजुगेशन देखने को मिल रहा है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तभी आपके पॉलीमर को आप कंडक्टिंग पॉलीमर बोलेंगे। क्योंकि हमें ये बेसिक तो पता है ना कि ये जो कंजुगेशन होता है, कंजुगेटेड बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। कैसे होता है वो भी मैं आपको वापस से बताऊंगी। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास ऐसा पॉलीमर है जो कि कंडक्टिंग तो है, कंडक्टिंग बिहेवियर शो कर रहा है, बट उसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं है, तो दूसरा रीजन ये है उसका कंडक्टिविटी शो करने का कि उसमें आपने क्या की हुई है, डोपिंग की है। यानी कि डोपिंग के हेल्प से भी हम लोग क्या है, किसी भी पॉलीमर को कंडक्टिंग पॉलीमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पहला वाली कंडीशन पढ़ते हैं कि पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, यानी कि कंजुगेशन से कैसे आपको कोई भी पॉलीमर कंडक्टिव बन सकता है। ठीक है, तो देखो इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज कीजिए मैंने कोई पॉलीमर कंसीडर किया है। ठीक है, तो पॉलीमर मैंने सपोज ऐसा बना ली, ये कोई पॉलीमर है, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई पॉलीमर है और इसके पास क्या है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। आप देख सकते हैं हमने इसमें क्या लगा दिया, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ओके, अब देखो पहले आपको ये चीज तो बेसिक तो पता है ना कि कंडक्टिविटी किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर आपके सिस्टम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इट मीन वो कंडक्टर है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो अगर मैं इस पॉलीमर की बात करूं, इस पॉलीमर में देखो आपको अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे थ्योरी पे भी सेम चीज बोली गई है, पहले मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये क्या बोल रहा है, अगर आप इस पॉलीमर को देखेंगे ना, इसमें आप कोई भी दो कार्बन एटम को उठा लीजिए। मैंने ये दो कार्बन एटम को यहाँ से
उठा लिया, ठीक है। सपोज ये दोनों कार्बन एटम की यहाँ पे मैंने बात की हुई है, ठीक है। अगर आप इन दोनों कार्बन एटम की बात करेंगे तो देखो आपको पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। अब देखो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास भी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इन दोनों ने क्या है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन का यूज कहाँ किया है, सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए। कैसे, देखो इसने एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाया यानी कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड इसने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम भी होगा यानी कि दूसरा सिग्मा बॉन्ड इसने यहाँ बनाया, तीसरा सिग्मा बॉन्ड इसने यहाँ पे बनाया। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड इसने यहाँ बनाया यानी कि टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड आपके इस कार्बन एटम ने यहाँ पे बनाए हैं। और इस कार्बन एटम ने भी सेम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, कहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम होगा। तो देखो दोनों कार्बन एटम ने 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन का यूज कर दिया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए। ओके, अब यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है ना वो हमारे लिए यूजलेस है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एक टाइप का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड देखो ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोकलाइज नेचर के होते हैं। लोकलाइज नेचर के होते हैं मतलब ये अपनी ही पोजीशन में फिक्स रहेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप इनको उनकी पोजीशन से हिला नहीं सकते, ये अपनी पोजीशन में फिक्स होते हैं। अब इन बॉन्ड में अगर ये सिग्मा बॉन्ड में ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर फिक्स हैं तो बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉन कभी रिस्पॉन्सिबल होंगे कंडक्टिविटी के लिए? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर को हमारे यूजलेस हुआ। ओके, अब बात करते हैं, देखो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन का तो यूज कर लिया हमने सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, अब बचा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, मैं आपको ये इरेज कर देती हूँ, पहले देखिए एक इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ गया, ठीक है। तो देखो इसने एक यहाँ पे हाइड्रोजन बनाया, एक यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इसके पास भी है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, और वो दोनों ने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके क्या बना लिया, आपस में एक पाई बॉन्ड बना दिया। तो देखो इन दोनों के पास क्या है, एक पाई बॉन्ड भी तो है, ये वाला हो गया इनका पाई बॉन्ड। कैसे बना, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने कंबाइन करके क्या बना दिया, एक पाई बॉन्ड। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो दोनों के पास 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, इसके पास एक वैलेंसी ये हुई, एक ये हुई, 2 ये हुई यानी कि 4। ओके, इसके पास 2 ये है, एक ये है, एक ये यानी कि ओवरऑल हो गई 4। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो ना इन दोनों ने क्या किया है, चलो 3 का तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने वेस्ट कर दिए सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन का इसने यूज कर दिया पाई बॉन्ड को बनाने के लिए। अब देखो ना पाई इलेक्ट्रॉन में भी तो आपका ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस एंड पे, एक इलेक्ट्रॉन इस एंड पे। और आपको पता है कि पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, सिमिलरली पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। डीलोकलाइज मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपनी पोजीशन में फिक्स नहीं रहते, ये क्या करते हैं, रेगुलर मोशन में होते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस सिस्टम में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे भी पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है, इसके नेक्स्ट पे भी पाई देखने को मिल रहा है, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड क्या है, यहाँ पर को कंजुगेशन करा सकता है, ये अपनी पोजीशन से क्या है, डीलोकलाइज हो सकता है। तो क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन से हटके यहाँ पे जा सकता है, ये अपनी पोजीशन से जाके हटके यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है। यानी कि पूरे सिस्टम में देखो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड का मूवमेंट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। तो देखो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपने क्या किया, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो देखो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, बात बिल्कुल सेम है। आपने क्या किया, आपने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज किया, पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज किया। अगर पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो डीलोकलाइज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइज होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन का मूव करने की वजह से आपके सिस्टम में देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बॉन्ड मूव कर रहे हैं, इट मींस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। देखो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टिव हो गया ना, तो सेम चीज, वही चीज यहाँ पे बोली गई है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इनका डीलोकलाइज नेचर होने की वजह से यही रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी ऑफ अ पॉलीमर। इतनी चीज क्लियर आई। तो पहला आपको समझ में आया। तो देखो ना ये एक मतलब ये भी एक आपका रियल एग्जांपल है। अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको देखूं पहला एग्जांपल जो है ना मेरा पॉलीएसिटाइलिन, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये सिस स्ट्रक्चर है, ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं जो चीज मैंने आपको ऊपर दिखाई वो ये आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये एग्जाम्पल समझा के आप क्या है इसका रीजन भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, यही चीज आप कर सकते हैं नीचे पॉलीएसिटाइलिन का एग्जाम्पल लेते हुए। इतना कर लेंगे ना। अब देखो मैं वापस अगर आपको थ्योरी पर लेके चलूँ, थ्योरी आपसे क्या बोल रही है, अब सुनिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है इन ए कंजुगेटेड पॉलीमर, अगर हम किसी कंजुगेटेड पॉलीमर को देखें तो हमको क्या मिलेगा, 3 of the 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। किसी भी कंजुगेटेड पॉलीमर में जो कार्बन एटम है आपको क्या देखने को मिलेगा, वो क्या करेगा, अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए।
किसके बेसिस पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आपका रहेगा। आपको इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड में, चाहे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, इन तीनों सिग्मा बॉन्ड में जो 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि ओवरऑल जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोकलाइज्ड होंगे, वो अपनी पोजीशन में फिक्स होंगे। ओके, लेकिन आपके पास एक इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है, तो ये बोल रहा था रिमेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो आपका बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो प्रेजेंट होता है आपके pz ऑर्बिट में। तो एक कार्बन एटम का pz ऑर्बिट दूसरे कार्बन एटम की pz ऑर्बिट से क्या करता है, ओवरलैप करता है। ठीक है, इसका जो pz ऑर्बिट है वो इसके pz ऑर्बिट से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और इनकी ओवरलैपिंग की वजह से आपको क्या है, एक यहाँ पर को पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। और पाई बॉन्ड की वजह से क्या है, आपको पता है पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डीलोकलाइज नेचर का होता है, यानी कि वो अपनी पोजीशन में फिक्स नहीं रहेगा, वो पूरे सिस्टम में घूमते रहेगा, और यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। तो इसलिए क्या है, अगर हमने किसी भी पॉलीमर को कंडक्टिंग पॉलीमर बताना है तो उस पॉलीमर में क्या है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होने चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होंगे तभी तो क्या होगा, कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या फिर आप बोल सकते हैं पॉलीमर की एक एंड से दूसरे एंड पर मूव करेगा, और जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्टिविटी के लिए। बस यही चीज आपको यहाँ पर को बताई गई है, इतना कर लेंगे। दूसरा है प्रोसेस ऑफ डोपिंग, यानी कि डोपिंग की हेल्प से भी आप किसी भी पॉलीमर को कंडक्टिंग पॉलीमर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा हो गया आपका डोपिंग, ठीक है, तो दूसरा रीजन है आपका डोपिंग। तो डोपिंग को ये सिंपली कैसे डिफाइन कर रहा है, ये बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ ए पॉलीमर बैकबोन टू ए चार्ज पाई सिस्टम इज कॉल्ड एज अ डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है, ये बोल रहा है जो आपके नॉर्मल पॉलीमर है जो अभी पहले कंडक्टिंग नहीं है, तो उनको आप क्या बोलेंगे, उनके पास क्या होगा, पॉलीमर बैकबोन होगा। आपने अगर उनके पॉलीमर बैकबोन को किस में कन्वर्ट कर दिया, चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम में, यानी कि ऐसा सिस्टम उनमें बना दिया जिनके पास क्या होगा, कंजुगेशन होगा, या फिर आप बोल सकते हैं जिसमें ऐसा सिस्टम आपने उसको बना दिया कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पाई कंजुगेशन में इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कंजुगेशन में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पूरे सिस्टम में मूव करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो डोपिंग को इसने सिंपली क्या बोला गया है, कन्वर्जन ऑफ ए पॉलीमर बैकबोन टू ए चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड एज ए डोपिंग। इतनी चीज क्लियर आई, तो समझ में आए कि डोपिंग की हेल्प से हम कैसे कंडक्टिविटी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। देखो हम लोग क्या अलग अलग टाइप की डोपिंग मेथड का यूज करेंगे, जैसे रिडॉक्स डोपिंग हो गया, नॉन रिडॉक्स डोपिंग हो गया, फोटो डोपिंग हो गया, चार्ज इंजेक्शन डोपिंग हो गया, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डोपिंग हो गया। तो ये सारी डोपिंग की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पॉलीमर है उसकी पॉलीमर बैकबोन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम है, यानी कि उसके पॉलीमर बैकबोन में हम लोग क्या करा देंगे, पाई कंजुगेटेड सिस्टम इन्वॉल्व करा देंगे। और अगर उसके पास क्या हो जाएगा, पाई कंजुगेटेड सिस्टम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, उसके पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, कंजुगेशन में अगर इन्वॉल्व हो गए, तो पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन में इन्वॉल्व होना मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करना। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करना मींस कंडक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना। तो इसकी वजह से, डोपिंग की वजह से भी क्या है, आप कंडक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं किसी भी पॉलीमर में। इतनी चीज क्लियर आई ना। अब देखो डिफरेंट टाइप की डोपिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब टाइप ऑफ डोपेंट भी लिखा हुआ है, कौन कौन से टाइप की डोपिंग एजेंट है, किनकी हेल्प से आप डोपिंग करवा सकते हैं। तो ये बोल रहा है एक तो होता है नॉर्मल डोपेंट, ठीक है। नॉर्मल डोपेंट में आपके एग्जांपल है I2, Br2, AsF2, सोडियम, पोटेशियम, H2SO4, FeCl3, etc। ओके, दूसरे होते हैं आयनिक डोपेंट। आयनिक डोपेंट आपके क्या हुए, LiCO4 हो गया, FeClO4 हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल है, आयनिक डोपेंट के। ऑर्गेनिक डोपेंट क्या हुए, ऑर्गेनिक डोपेंट में हुए आपके CF3COH हो गया, CF3SO3Na हो गया, ये आपके ऑर्गेनिक डोपेंट है। पॉलीमेरिक डोपेंट क्या हुए, PVC हो गया, PPS हो गया, ये आपके पॉलीमेरिक डोपेंट है। तो ये आप यहाँ पर को ऐड कर सकते हैं कि कैसे डोपिंग की हेल्प से, बस आपने इतना बोलना है, डोपिंग क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ ए पॉलीमर बैकबोन टू अ चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम, इसे बोलते हैं डोपिंग। तो समझ गए हम लोग कि अगर नॉर्मल पॉलीमर को हम लोग क्या किसी चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम में कन्वर्ट कर दे तो बन गया डोपिंग। और अगर वो कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर हम कितनी टाइप की डोपिंग का यूज कर सकते हैं और आपके कौन कौन से डोपिंग एजेंट हैं, यानी कि जिसकी हेल्प से हम डोपिंग करवाएंगे। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो यहाँ पर एक प्लॉट आपको दिखाए, एक ग्राफ को प्लॉट करके दिखाया हुआ है कि कैसे कंडक्टिविटी एंड डोपिंग लेवल अफेक्ट होता है। तो देखो जैसे जैसे आपने डोपिंग लेवल इंक्रीज किया, जैसे आपने डोपिंग इंक्रीज किया, आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज होने लगी। देखो आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ चलेगी, आपने जितनी डोपिंग को इंक्रीज किया। इतनी चीज समझ में आए। तो सिंपल सी बात है, आप डोपिंग इनहेंस करेंगे तो
कंडक्टिविटी की वैल्यू भी खुद ब खुद इनहेंस हो जाएगी। इतना कर लेंगे। तो ये दो हमने यहाँ पर को रीजन डिस्कस कर लिए। होप आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी। ओके, अब देखिए, अब इनकी प्रॉपर्टीज पे भी डिस्कशन ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, देन हम पर्टिकुलर एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैविंग अ हाई मेल्टिंग एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो कंडक्टिंग पॉलीमर्स का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई रहता है और सॉफ्टनिंग पॉइंट भी काफी हाई रहता है। ओके, इसका रीजन भी बताया गया है क्यों रहता है। ये बोल रहा है बिकॉज द मोबिलिटी ऑफ अ रिपीटिंग यूनिट इज हाईली रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि कंडक्टिंग पॉलीमर में क्या है, रिपीटिंग यूनिट की मोबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होती है, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड रहती है। ठीक है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहती है। और क्यों रहती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फुल्ली एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर और ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्री रोटेशन ग्रुप। क्योंकि हमने अभी स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया ना कि कंडक्टिंग पॉलीमर के स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर को एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और एरोमेटिक रिंग क्या होता है? बल्की ग्रुप हुए, और इनकी वजह से क्या है, आपको वहां पर को फ्री रोटेशन भी देखने को नहीं मिलता, अब्सेंस ऑफ फ्री रोटेशन भी रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ रिपीटिंग यूनिट हाईली रिस्ट्रिक्टेड होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर पर डिस्कस किया कि दो रिपीटिंग यूनिट के बीच में क्या है, आपको बिल्कुल भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस गैप नहीं देखने को मिल रहा है यानी कि डेंसिटी काफी हाई होगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या होगी, काफी हाई हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर आई। दूसरा क्या बोल रहा है? सेकेंड ये बोल रहा है कि कंडक्टिंग पॉलीमर शो है एक्सीलेंट केमिकल, थर्मल एंड ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी। ओके, तो ये बोल रहा है कंडक्टिंग पॉलीमर की स्टेबिलिटी भी क्या होती है, काफी हाई होती है, काफी अच्छी ये केमिकल, थर्मल एंड ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी को शो करते हैं। इसका रीजन क्या बताया गया? इसका रीजन ये बताया है क्योंकि अगर आप कंडक्टिंग पॉलीमर में देखेंगे तो ये बोल रहा है कंडक्टिंग पॉलीमर के पास लो हाइड्रोजन कंटेंट होता है, यानी कि हाइड्रोजन कंटेंट ऑक्सीडेटिव कंडक्टिंग पॉलीमर्स के पास क्या होता है, काफी लो होता है। और इनके पास क्या होता है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से क्या होता है, कंडक्टिंग पॉलीमर एक एक्सीलेंट केमिकल, थर्मल एंड ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी शो करते हैं। ओके, अगला क्या बोल रहा है? अगला ये बोल रहा है दे कैन बी प्रोसीड इनटू अ हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन थिन फिल्म दैट इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड अपॉन डोपिंग। ओके, तो ये बोल रहा है ना, आप इस कंडक्टिंग पॉलीमर को क्या है, एक हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन थिन फिल्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय डोपिंग, यानी कि डोपिंग करके आप उसमें कंडक्टिविटी की को भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ओके, और लास्टली क्या बोल रहा है, दे आर इंसॉल्युबल इन मैनी कॉमन सॉल्वेंट। जो आपके कॉमन सॉल्वेंट रहते हैं उनमें भी आपके कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होता है, इंसॉल्युबल रहते हैं। ये इनकी क्या होगी, बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, अब बात करते हैं इनकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हम इन कंडक्टिंग पॉलीमर्स को यूज कर सकते हैं। तो फर्स्टली ये बोल रहा है दे आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ केमिकल सीजर। इनका यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, अगर आपको केमिकल सीजर्स बनाने हैं तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप कंडक्टिंग पॉलीमर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग बनानी है तो आप केमिकल पॉलीमर्स कंडक्टिंग पॉलीमर का यूज करते हैं। अगर आपको एंटी स्टैटिक कोटिंग बनानी है फिर भी आप क्या है, कंडक्टिंग पॉलीमर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोरिजन इनहिबिटर्स बनाना है तो वहां भी आपको कंडक्टिंग पॉलीमर का यूज करना पड़ता है। तो ये बोल रहा है कंडक्टिंग पॉलीमर्स के क्या है, वेरियस यूजेस हैं, वेरियस यूजेस बता दी। इन सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको क्या करना होता है, कंडक्टिंग पॉलीमर का यूज करना होता है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? नेक्स्ट एप्लीकेशन ये बोल रहा है दे आर यूज इन कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप क्या करता है, कंडक्टिंग पॉलीमर का यूज कहाँ करता है, कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फॉर्मेशन के लिए या फिर इनको बनाने के लिए भी करता है। ओके, कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए दिया है पॉलीमर्स बेस्ड ट्रांजिशन जो होते हैं, पॉलीमर बेस्ड ट्रांजिशन जो है, इनके फॉर्मेशन के लिए भी ये भी एक टाइप का कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इनके लिए भी आप क्या करते हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर का यूज करते हैं। एलईडी में भी आप क्या है, कंडक्टिंग पॉलीमर का यूज करते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड में, लेजर में भी आप क्या करते हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर का यूज करते हैं, जो कि एक टाइप का क्या है, कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है दे आर यूज इन माइक्रोवेव एब्जॉर्बेंट कोटिंग। इनका यूज किया जाता है फॉर अ माइक्रोवेव एब्जॉर्बेंट कोटिंग, और पर्टिकुलरली कहां पे, रडार एब्जॉर्बेटिव कोटिंग में इनका यूज किया जाता है ऑन एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरक्राफ्ट में क्या आप माइक्रोवेव एब्जॉर्बेंट कोटिंग में भी किसका यूज करते हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर का यूज करते हैं। एंड लास्ट एप्लीकेशन आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो इनका यूज कहाँ किया जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने के लिए भी किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, सर्किट बोर्ड में जो आपकी कॉपर वायर होती है उसको प्रिवेंट कराता है, कोरिजन को प्रिवेंट करता है, मतलब उसे कोरोड नहीं होने देता है। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन रहती है आपके कंडक्टिंग पॉलीमर की। ठीक है, तो ये आपके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन प्रॉपर्टी एंड कॉमन एप्लीकेशन। तो इतना आप कर लेंगे। हमने क्या क्या देखा, कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं देखे, उनमें रीजन देखा कि क्यों कोई पॉलीमर आपका कंडक्टिंग हो रहे हैं। दो रीजन हमने देखा, एक तो है कंजुगेटेड सिस्टम, एक है आपका डोपिंग। उसके साथ साथ हमने कॉमन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन को डिस्कस किया। ओके, अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं एग्जांपल्स पे। कंडक्टिंग पॉलीमर के 3 एग्जांपल देख रहे हैं, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया। तो स्टार्ट करते हैं अब।
डायरेक्टली एग्जांपल्स पे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल को फिलहाल पहले डिस्कस करते हैं, जो है पॉलीएसिटाइलिन। ओके, तो देखिए ना, पॉलीएसिटाइलिन एक टाइप का कंडक्टिंग पॉलीमर है। अगर मैं पूछूं इस पॉलीमर का मोनोमर क्या होगा, तो क्या बताएंगे? कुछ नहीं, आप जिस इसके आगे से पॉली को हटा देंगे, क्योंकि पॉली कब लगता है, जब आप पॉलीमर की बात करते हैं। पॉली हटा देंगे तो पीछे क्या बचा, एसिटाइलिन बचा। तो एसिटाइलिन यहाँ पर को क्या हो गया, मोनोमर। इसका मतलब जब आपके नंबर ऑफ एसिटाइलिन ग्रुप आपस में लिंक करे तो आपको एक पॉली ग्रुप देखने को मिला, जिसे आप बोलते हैं पॉलीएसिटाइलिन, जो कि एक टाइप का क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। और इसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप इसे कंडक्टिंग पॉलीमर बोलेंगे। तो वो प्रॉपर्टी हम आगे को पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो देखो क्या बोल रहा है पॉलीएसिटाइलिन के बारे में, ये बोल रहा है पॉलीएसिटाइलिन या फिर आप पॉलीइथाइलिन बोलो, हैविंग अ रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट यानी कि इनका मोनोमर क्या होता है, C2H2। C2H2 मतलब एसिटाइलिन। क्या हुआ, C2H2 मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपका एसिटाइलिन या फिर इथाइलिन ग्रुप। तो ये इथाइलिन ग्रुप क्या होता है, आपका मोनोमर। जब आपने नंबर ऑफ एसिटाइलिन ग्रुप, नंबर ऑफ इथाइलिन ग्रुप को ऐड किया, तब जाके आपको क्या देखने को मिला, आपका पॉलीएसिटाइलिन। ओके, और अगर आप इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये बोल रहा है कि पॉलीएसिटाइलिन क्या होता है, रिजिड होता है, रॉड लाइक पॉलीमर होता है, एंड कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन, लॉन्ग कार्बन चेन से ये बना होता है। आप देख सकते हैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो आपको एक लंबी कार्बन की चेन देखने को मिलेगी, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन देखने को मिलेगी, जिनके पास क्या होगा, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होगा। यानी कि जिनमें क्या देखने को मिलेगा, कंजुगेशन देखने को मिलेगा। क्यों, देखो कंजुगेशन देखने को नहीं मिलता तो कंडक्टिंग पॉलीमर ही बोला भी नहीं जाता, ठीक है। तो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आपको यहाँ पर को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कैसे बनेगा वो कंजुगेटेड सिंगल एंड डबल बॉन्ड, वो हम आगे किस में देखेंगे, प्रिपरेशन में देखेंगे। तो अभी जस्ट इतना ही सोच लीजिए कि यहाँ पर को क्या है, ये कार्बन एटम, ये जो दो कार्बन एटम है, देखो मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये दो कार्बन एटम है, इनके पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अगर ये दूसरे कार्बन एटम के साथ अप्रोच करेंगे, हाइड्रोजन से तो अप्रोच नहीं करेंगे, कार्बन से अप्रोच करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये है, ये एक एसिटाइलिन ग्रुप, ये एसिटाइलिन ग्रुप, ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ये ऐसे बॉन्ड की शिफ्टिंग होती रहेगी, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड का पैटर्न देखने को मिलेगा पूरे पॉलीएसिटाइलिन चेन पे, ओके, कार्बन चेन पे, ठीक है। देखो आगे क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है इट इज अ कंडक्टिंग पॉलीमर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होंगे तो आपका क्या है, कंडक्टिंग पॉलीमर बन जाएगा आपका पॉलीमर, ओके। और हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को फर्स्ट टाइम में जो डिसॉल्व किया गया था, फर्स्ट टाइम पे जो ऑब्जर्व किया गया था, वो आपके केमिस्ट थे। एक थे आपके हैडिकी, एक थे आपके एलन हीगल, और एक थे आपके एलन। तो ये तीन केमिस्ट थे आपके, जिन्होंने क्या फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्जर्व की थी पॉलीएसिटाइलिन की। और इनको क्या है, इनमें इनकी इस डिस्कवरी के लिए क्या है, 2000 में क्या है, नोबेल प्राइज भी दिया गया था केमिस्ट्री के थ्रू। इतनी चीज क्लियर है, समझ में आया ना। ये जस्ट पॉलीएसिटाइलिन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, ओके। नाउ अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीएसिटाइलिन। तो देखो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, एक सिस पैटर्न है, एक ट्रांस पैटर्न है, ठीक है, पॉलीएसिटाइलिन का। तो देखो हमने क्या बोला, पॉलीएसिटाइलिन के पास क्या होगी, कार्बन की लॉन्ग चेन होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये पूरी कार्बन की एक लंबी चेन है। और इस कार्बन की चेन में आपको अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। देखो सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, जैसे अभी ऊपर हमने एग्जांपल पे डिस्कस किया था, सेम चीज है यहाँ पे। इतनी चीज क्लियर आई। बट यहाँ पे आपको दो पैटर्न में पॉलीएसिटाइलिन मिलेगा, आइदर सिस पैटर्न में, आइदर ट्रांस में, ओके। अब देखो सिस पॉलीएसिटाइलिन का अगर आप कलर देखेंगे तो आपको ये कॉपर कलर की मिलेगी, और ट्रांस एसिटाइलिन का अगर आप कलर देखेंगे तो ये आपको सिल्वर कलर में ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो ये है आपका पॉलीएसिटाइलिन का स्ट्रक्चर। इतनी चीज कर लेंगे ना, बेसिक है। अब आगे बढ़े, अब देख प्रिपरेशन आपने क्या करनी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है प्रिपरेशन में आपने क्या किया ना, आपने अपना एसिटाइलिन लिया। फर्स्टली आपने एसिटाइलिन को ऐसे ट्रीट किया कि आपको सिस प्रोडक्ट मिला, यानी कि सिस कार्बन की अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड वाली चेन मिली, एंड देन एक बार आपको क्या मिली, ट्रांस मिली, ठीक है। तो सिस कैसे मिली, ट्रांस कैसे मिली, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आपने एसिटाइलिन लिया। फर्स्टली आपने एसिटाइलिन को किसके साथ ट्रीट किया, ET3Al, ET3Al मतलब ट्राइथाइल अमोनियम के साथ ट्रीट किया। साथ ही साथ आपने इसे टाइटेनियम ब्यूटॉक्साइड के साथ ट्रीट किया, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में किया, अगर आपने प्रेजेंस किसकी ले ली, -78 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर लिया, और साथ ही साथ टॉल्विन की प्रेजेंस ली, तो आपका एसिटाइलिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस पॉलीएसिटाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर आपने रिएक्शन में आपने अपने रिएजेंट सेम लिए हुए, ट्राइथाइल अमोनियम ले रखा है और टाइटेनियम ब्यूटॉक्साइड ले रखा है, दोनों एज इट इज है, लेकिन रिएक्शन कंडीशन आपने वरी कर दी, आपने टेम्परेचर बना दिया 180 डिग्री सेल्सियस और हेक्साडेकेन को आपने लिया। तो यहाँ पर को क्या होगा, आपका सिस प्रोडक्ट बनने के बजाय ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि आपको ट्रांस पॉलीएसिटाइलिन ऑब्टेन होगी, ओके। तो आपने जस्ट प्रिपरेशन में ये चीज शो करनी है। आपने एसिटाइलिन लिया, अपना एसिटाइलिन को किसके साथ ट्रीट किया, आपके दो रिएजेंट है, पहला है आपका ट्राइथाइल अमोनियम, दूसरा है आपका टाइटेनियम ब्यूटॉक्साइड, ओके।
और इन दोनों के साथ ये आपके रिएजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, बट आपकी रिएक्शन कंडीशन कैसी है? अगर आपने -78 डिग्री सेल्सियस लिया इन द प्रेजेंस ऑफ टॉल्यूइन, तो आपकी रिएक्शन कंडीशन की वजह से आपका एसिटाइलिन ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पॉलीएसिटाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट पॉलीएसिटाइलिन कैसा? सिस पॉलीएसिटाइलिन, ओके। लेकिन अगर आपने 180 डिग्री सेल्सियस और हेक्साडेकिन को लिया तो आपको अगेन पॉलीएसिटाइलिन मिलेगा, बट कौन सा पॉलीएसिटाइलिन मिलेगा? ट्रांस पॉलीएसिटाइलिन। और इनका आइडेंटिफिकेशन कैसा होगा? इनके कलर से। अगर आपका सिस पॉलीएसिटाइलिन है तो आपको कॉपर कलर ऑब्जर्व होगा, अगर ट्रांस है तो आपको सिल्वर कलर ऑब्जर्व होगा। इतनी चीज कर लेंगे, तो ये इनके प्रिपरेशन में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन की बात करें तो प्रॉपर्टी में ये बोल रहा है फिल्म ऑफ सिस पॉलीएसिटाइलिन आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी रेडली स्ट्रेच्ड, ओके। तो अगर आप पर्टिकुलरली सिस पॉलीएसिटाइलिन की प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये बोल रहा है सिस पॉलीएसिटाइलिन काफी फ्लेक्सिबल होती है और आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ओके। लेकिन अगर आप ट्रांस पॉलीएसिटाइलिन को देखेंगे तो ये ब्रिटल होती है। ब्रिटल होती है मतलब ये आपकी हार्ड होगी, बट आप इसको क्या तोड़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये किसका बिहेवियर होता है? ट्रांस का होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी का किसका बिहेवियर होता है? सिस पॉलीएसिटाइलिन का, ओके। अगला क्या बोल रहा है? बोथ सिस एंड ट्रांस पॉलीएसिटाइलिन शो है हाई थर्मल स्टेबिलिटी। दोनों क्या है? बहुत अच्छी थर्मल स्टेबिलिटी भी आपको शो करते हैं। और तीसरा बोल रहा है दे आर इंसॉल्युबल इन अ कॉमन सॉल्वेंट। ये दोनों प्रॉपर्टी हमने ऊपर भी डिस्कस की थी, किसके लिए? पॉलीमर्स के लिए, कंडक्टिंग पॉलीमर्स के लिए, ठीक है। तो वही रीजन, मतलब वही सेम चीज आपकी नीचे भी आई हुई है कि आपके पर्टिकुलरली पॉलीएसिटाइलिन जो कि एक टाइप का अगेन कंडक्टिंग पॉलीमर है, ये भी क्या है? एक टाइप की हाई, इनके पास भी हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है और साथ ही साथ ये क्या होते हैं? इंसॉल्युबल होता है आपके कॉमन सॉल्वेंट में। इतनी चीज क्लियर आई। और अगर हम इनकी एप्लीकेशन की बात करें कि इनको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन आपको क्या बोल रहा है? तो फर्स्टली ये बोल रहा है डॉप्ड पॉलीएसिटाइलिन ऑफर अ पर्टिकुलरली हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, therefore it can be used in an electric wiring and the electrode material in light weighted rechargeable batteries, okay। तो ये बोल रहा है कि देखो, आपको पता है आपका पॉलीएसिटाइलिन वैसे तो आपका कंडक्टिंग पॉलीमर है, बट स्टिल आपने इसमें अगर डोपिंग करके इसकी कंडक्टिविटी को और इनहेंस कर दिया तो आप क्या करेंगे? देखो, डोपिंग करने की वजह से क्या होगा? आप इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू को क्या कर रहे हैं? हाई कर रहे हैं, यानी कि इनहेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इसको फर्दर यूज कहाँ कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। उसके साथ साथ आप इसे इलेक्ट्रोड मटेरियल में भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड मटेरियल मतलब आपकी जो रिचार्जेबल बैटरीज रहती हैं, लाइट वेटेड रिचार्जेबल बैटरी रहती हैं, उनमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वहां भी आप इनको यानी कि पॉलीएसिटाइलिन को एज अ मटेरियल यूज कर सकते हैं, ओके। अगला क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है ट्राई आयोडाइड ऑक्सीडाइज्ड पॉलीएसिटाइलिन कैन बी यूज एज अ सेंसर टू मेजर अ ग्लूकोज कंसंट्रेशन। तो ये बोल रहा है अगर आपके पास कैसा पॉलीएसिटाइलिन है जो कि ट्राई आयोडाइड के थ्रू ऑक्सीडाइज है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं एज अ सेंसर किसके लिए? टू मेजर अ ग्लूकोज कंसंट्रेशन। तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए आप पॉलीएसिटाइलिन का यूज कर सकते हैं। कब? जब आपका पॉलीएसिटाइलिन क्या होगा? ट्राई आयोडाइड्स के थ्रू ऑक्सीडाइज्ड होगा। इतनी चीज कर लेंगे। तो आप ये एग्जांपल ऐड कर लीजिएगा, इतना मटेरियल आपके लिए इनफ रहेगा। ये एक एग्जांपल हो गया, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड टाइप के कंडक्टिंग पॉलीमर पे, जो है आपका पॉलीएनिलीन, ठीक है। तो ये भी आसान है। देखिए, पॉलीएनिलीन अगर आपका पॉलीमर है तो इसमें आपका मोनोमर क्या होगा? एनिलीन होगा, ठीक है। तो देखो, पॉलीएनिलीन के बारे में फर्स्टली इसको क्या बताया गया है? ये बोल रहा है पॉलीएनिलीन को आप PANI यानी कि पैनी भी बोलते हैं। ये क्या है? एक टाइप का कंडक्टिंग पॉलीमर है। और अगर आप इसका बिहेवियर देखेंगे, ये कंडक्टिंग पॉलीमर है, अगर आप इसका बिहेवियर देखेंगे तो ये सेमी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है बट सेमी फ्लेक्सिबल होता है। और अगर आप इसका शेप देखेंगे तो ये रॉड लाइक पॉलीमर होता है, और आप बोल सकते हैं रॉड लाइक फैमिली, पॉलीमर फैमिली से ये बिलोंग करता है। मतलब ऐसी फैमिली जिसमें सारे के सारे आपके क्या होंगे? रॉड शेप की पॉलीमर इंक्लूड होता है, ओके। तो सिंपल सी बात है, पॉलीएनिलीन एक टाइप का कंडक्टिंग पॉलीमर है, सेमी फ्लेक्सिबल होता है, रॉड लाइक इसका शेप होता है, ओके। अगला क्या बोल रहा है? विच इज डिस्कवर्ड इन एन 1860s, ठीक है। जिसे आपने डिस्कवर, हमने डिस्कवर नहीं, जिसे फर्स्टली डिस्कवर किया गया था इन अर्ली 1860s में इसे डिस्कवर किया गया था। किसके थ्रू किया गया था? लाइट फूड के थ्रू किया गया था। कैसे किया गया था? थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन, यानी कि एनिलीन के ऑक्सीडेशन से हमको क्या मिलता है? पॉलीएनिलीन पॉलीमर हमको ऑब्टेन होता है। किसने किया गया था? लाइट फूड ने इसका ऑब्जर्वेशन फर्स्ट टाइम में किया होता, फर्स्ट टाइम इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी? अर्ली 1960s में की हुई थी, ओके। अगला क्या बोल रहा है? अगर हम इसका बिहेवियर देखें तो ये बोल रहा है इट बिहेव लाइक अ ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। ये कैसे बिहेव करता है? ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने की वजह से इसमें क्या होता है? बहुत अच्छी खासी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम मेजर करते हैं कौन सी यूनिट में? सेकंड पर सेंटीमीटर में, ओके। तो ये जस्ट आपका बेसिक इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन था पॉली एनिलिन के लिए। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अगर मैं आपको बात कराऊं पॉली एनिलिन की, तो देखो आप इसका स्ट्रक्चर क्या कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली। कैसे? देखो ना, आपका ये एनिलिन होता है, ये आपका एनिलिन हुआ। आपने क्या करना है, जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देना है। हाइड्रोजन की प्लेस पे क्या है, यहाँ पर को आपका नाइट्रोजन क्या है, एक दूसरे एनिलिन से अप्रोच करेगा, तभी तो पॉली एनिलिन बनेगा। तो देखो इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे आपका क्या है NH, एक आपका हाइड्रोजन चले गया, यहाँ पे एक बॉन्ड दिखा है, यहाँ कि यहाँ भी आपके क्या है दूसरे ग्रुप ऐड होंगे, और इसकी इस पोजीशन से भी क्या है दूसरे ग्रुप ऐड होंगे। तो ये आपका क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर है पॉली एनिलिन का। और आप चाहें तो आप इसे ऐसे लॉन्ग चेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग चेन में आपका एक ये हो गया एनिलिन, एक दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे ये सब के सब लिंक करते रहेंगे। बाहर साइड आपने N लगा दिया, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास अब नंबर ऑफ एनिलिन की रिंग है, और आपको क्या ऑब्टेन हुआ, जब नंबर ऑफ एनिलिन की रिंग आपने कंबाइन की तो आपको ऑब्टेन हुआ पॉली एनिलिन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपका ये बेसिक रहेगा। अब बात करते हैं इनकी प्रिपरेशन की। आप तो अब देखिए प्रिपरेशन कैसे होगी, तो काफी आसान प्रिपरेशन है। तो हमने जैसे आगे भी मैंने आपको बोला कि पॉली एनिलिन की प्रिपरेशन कैसे होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलिन से होती है। या फिर आप प्रॉपर पूरा बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, पॉली एनिलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलिन बोलो, या फिर आप बोलो ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ एनिलिन। ओके, अब देखो कैसे हो रही है पॉलीमराइजेशन की, ऑक्सीडेशन पॉलीमराइजेशन कैसे हो रही है, तो काफी आसान है, आप सुनिएगा। ये क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले आपने एनिलिन लिया। ओके, अब देखो ना, आपको एनिलिन में कहाँ फोकस करना है, आपके एनिलिन में जो नाइट्रोजन एटम है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एज अ लोन पेयर। अब क्या होगा ना, आप इसको सबसे पहले रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट को आप कौन लेंगे, HCl लेंगे। HCl एज अ कैटलिस्ट आपने रिएक्शन कंडीशन में लिया हुआ है। ओके, अब जैसे आप HCl को रिएक्शन कंडीशन में लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एनिलिन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने आपसे क्या बोला, ये कभी भी नेगेटिव चार्ज में और कभी भी बॉन्ड में शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि तीनों के तीनों को क्या है 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो ये कभी भी आपस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो ना, इसने क्या किया, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कन्वर्ट कर दिया बॉन्ड में। ये बोल रहा है कि मैं एक नेगेटिव चार्ज की तरह भी एक्ट कर सकता हूँ, बॉन्ड की तरह भी एक्ट कर सकता हूँ। मुझे एक नया बॉन्ड बनाना है, और किसके साथ बनाना है, पॉजिटिव एलिमेंट। पॉजिटिव एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ बनाना है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव। तो जैसे ही आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन की ओर अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से बॉन्ड की क्लीव होगी। बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगी, ऑब्वियस सी बात है, हेट्रोलाइटिक होगी। और हेट्रोलाइटिक होगी तो बॉन्ड किसकी ओर शिफ्ट होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज आपका बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव तो चलेगी आपका नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पे आपको क्लोरीन नेगेटिव ऑब्टेन होगा। इतना कर लेंगे। अब देखो क्या हुआ, आपको कैसे स्ट्रक्चर मिला, जैसे आपकी रिएक्शन हुई। अब देखो यहाँ पे NH2 के बदले क्या हो गया है, NH3, और नाइट्रोजन के ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज लगा, क्योंकि नाइट्रोजन बेचारे ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को कहाँ इन्वॉल्व किया, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व किया, जिसमें से क्या एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके पास चलेगी, जिसके साथ उसने बॉन्ड बनाया था, वो है हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन को लगेगा मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को तो दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए, बट मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। इस वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन आपका नेगेटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, ठीक है। हमको क्या मिल गया, एनिलीनियम। हमको क्या मिल गया, एनिलीनियम क्लोराइड मिल गया। यहां पर हमें क्या मिला, एनिलीनियम क्लोराइड। ओके, ये हमको यहाँ पर को ऑब्टेन हो गया। ओके, अब आपने क्या किया, देखो अब आपने इसे अगेन एक दूसरे रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया, और ये रिएजेंट आपका कौन है, अमोनियम परसल्फेट, ठीक है। तो आपने क्या है, इसे अमोनियम परसल्फेट के साथ जैसे आपने इसे रिएक्ट कराया, आपके रिएक्शन कराते ही क्या होगा, आपको आपका एनिलीन पॉली, ठीक है। तो देखो फिर अब क्या हुआ, अब आपने क्या किया, इसे एक दूसरे रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया, जो है आपका NH4 का होल ट्वाइस H2O8। इसका मतलब क्या हुआ, अमोनियम परसल्फेट के साथ आपने अगेन आपने रिएक्शन कराया, किसका, एनिलीनियम क्लोराइड का, ठीक है। अब जैसे इनका रिएक्शन होगा तो देखो आपको क्या ऑब्टेन होगा, जैसे इनका रिएक्शन होगा और आपको फाइनली आपका पॉली एनिलिन ऑब्टेन हो जाएगा। ये बन गई आपकी पॉली एनिलिन की चेन। तो ये पूरा चेन आपका किसका रहता है, पॉली एनिलिन का रहता है। बट इसमें भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इतना जो पोर्शन है वो आपका किसका है, क्यूनिनोइड का है, और इतना जो पोर्शन है वो है आपका बेंजीनोइड का। इतनी चीज क्लियर है। तो ये इसका क्या होगा, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया आपका पॉली एनिलिन का। तो ये प्रिपरेशन आप यहाँ पर कोई एग्जाम पे शो करवा सकते हैं। इतना कर लेंगे। तो ये बात हुई प्रिपरेशन पे। अब आगे बात कीजिए प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशंस पे। तो प्रॉपर्टी आपको क्या बोल रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट हैविंग अ ग्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन अ रेंज ऑफ 10 to the power -10 to a 10 to the power -2
सेकेंड पर सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है इनके पास क्या होता है, ग्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। रेंज भी बताया है 10⁻⁻10 से 10⁻2 सेकेंड पर सेंटीमीटर की। ओके, और ये बोल रहा है अगर आप इनका एनर्जी बैंड देखेंगे, बैंड गैप देखेंगे, तो ये बोल रहा है अगर आप इसे रिड्यूस करेंगे तो इनका एनर्जी बैंड गैप कितना होता है 4.3, और ऑक्सीडाइज करेंगे तो कितना होता है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट हैविंग अ हाई केमिकल स्टेबिलिटी। तो देखो इससे पहले वाला क्या था, थर्मल स्टेबिलिटी उसकी अच्छी थी, इसकी क्या है, केमिकल स्टेबिलिटी अच्छी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा, ये बोला पॉलीएनिलाइन बेस कंपोजिशन कैन बी विथस्टैंड हाई टेम्परेचर लाइक 230 to 240 डिग्री सेल्सियस विदाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो ये बोल रहा है आपके पास अगर कोई एक ऐसा कंपोजिशन है जो कि पॉलीएनिलीन बेस्ड हो, या फिर आप हो सकता है पॉलीएनिलीन से बना हुआ हो, तो वो क्या करता है ना, विथ स्टैंड होते हैं, मतलब रेजिस्टेंट करते हैं हाई टेम्परेचर को, वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं, और हाई टेम्परेचर भी कितना 230 से 240 डिग्री सेल्सियस। ओके, रेजिस्ट करते हैं क्या मतलब कि इनको, इनमें क्या होगा ना, जो आपकी पॉलीएनिलीन बेस्ड कंपोजिशन होता है, इनमें हाई टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो उनको पूरी तरह से रेजिस्ट कर सकते हैं, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी क्या है, कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप उनमें कितना भी हाई टेम्परेचर अप्लाई क्यों ना करा दे। इतना कर लेंगे तो ये बेसिक क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। नाउ एप्लीकेशन ऑफ पॉलीएनिलीन पे बात करें तो एप्लीकेशन ये बोल रहा है इट इज यूज इन एन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए भी क्या है, आप पॉलीएनिलीन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है पॉलीएनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव, पॉलीएनिलीन भी और इसके डेरिवेटिव का भी यूज किया जाता है एज अ बेस एलिमेंट। आप इसे ऐसा बेस एलिमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, कब, जब आपको एंड ऑफ कार्बन मटेरियल का प्रोडक्शन करना पड़ता है। ओके, अगला बोल रहा है द कलर चेंज ऑफ अ पॉलीएनिलीन इज इन डिफरेंट ऑक्सीडेटिव स्टेट कैन बी यूज एज अ सेंसर। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पॉलीएनिलीन है अगर आप उनको क्या डिफरेंट ऑक्सीडेटिव स्टेट में लेंगे तो वो आपको अलग अलग कलर का अलग अलग कलर में आपको अपेयर होंगे, यानी कि उनका कलर क्या हो जाएगा, चेंज होते रहेगा, और इसी कलर चेंजिंग बिहेवियर की वजह से आप पॉलीएनिलीन को यूज करते हैं एज अ सेंसर, और या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोक्रोमिक डिवाइस में आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीन आपकी क्या होगी, एप्लीकेशन होगी पॉलीएनिलीन की। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट बच गया कंडक्टिंग पॉलीमर, जो है आपका पीपीएस, यानी कि पॉलीपीफिनाइलिन सल्फाइड। ओके, तो देखो पॉलीपीफिनाइलिन सल्फाइड यानी कि पीपीएस क्या होता है, तो ये बोल रहा है पीपीएस भी एक टाइप का क्या है, आपका ऑर्गेनिक पॉलीमर है। ये बोल रहा है कंसिस्ट ऑफ ए एरोमेटिक रिंग लिंक्ड बाय अ सल्फाइड, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको वहां एक एरोमेटिक रिंग दिखेगी, और जो कि किससे लिंक्ड होगी, सल्फाइड से लिंक्ड होगी। ओके, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, थ्रू अ पॉलीपीफिनाइलिन सल्फाइड यानी कि पीपीएस इज अ इंसुलेटिंग इन नेचर। वैसे एक तो क्या होता है, ये जो आपका पीपीएस है वो आपका इंसुलेटिंग नेचर का होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बट क्या है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सेमीकंडक्टर पॉलीमर थ्रू द ऑक्सीडेशन और बाय द यूज ऑफ डोपेंट। ओके, बट हम लोग यहाँ पर को क्या कर सकते हैं, इसे पॉलीमराइजेशन ऑक्सीडेशन करा के हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सेमीकंडक्टर पॉलीमर में, या फिर यूज ऑफ डोपेंट का यूज करके इस इंसुलेटर को कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या है, पहले इनिशियली पीपीएस तो क्या होता है, आपका इंसुलेटर नेचर का होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता, बट हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन, किसमें, सेमीकंडक्टर पॉलीमर में। अगर ये सेमीकंडक्टर पॉलीमर में कन्वर्ट हो गया तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। बाकी हम लोग क्या डोपेंट की हेल्प से भी क्या करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू को इनहेंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पीपीएस इज अ रिजिड। अगर पीपीएस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये थोड़ा रिजिड होते हैं, एंड ओपेक पॉलीमर होते हैं विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिजिड होते हैं, ओपेक पॉलीमर्स होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, काफी हाई होती है, 280 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसी वजह से क्या होता है, और इसी वजह से इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज्ड इन अ फिल्टर फैब्रिक ऑफ अ कोल्ड बॉयलर। आप इसमें क्या, इसे क्या है, कोल्ड बॉयलर में एज अ फिल्टर फैब्रिक भी यूज करते हैं, इसका यूज किया जाता है एज अ फिल्म कैपेसिटर के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, और गैसकेट्स के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके क्या हो जाता है, बेसिक प्रॉपर्टीज हो जाते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपके पीपीएस का, यानी कि पॉलीपीफिनाइलिन सल्फाइड का। ओके, नाउ अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा है, देखो आप देख सकते हैं फिनाइलिन रिंग है, और इसके साथ आपने क्या है, हमने बोला था एक एरोमेटिक रिंग होगी, और उस एरोमेटिक रिंग के साथ क्या होगा, आपका सल्फाइड अटैच होगा। तो देखो यहाँ पर आपकी एरोमेटिक रिंग, इसके बगल में सल्फाइड, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है पीपीएस का। ओके, नाउ
अब देखिए प्रिपरेशन की बात क्या कर रहा है, ये बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ पॉलीपीफिनाइलिन सल्फाइड की प्रिपरेशन कैसे होगी, काफी आसान है। ये बोल रहा है पीपीएस आपका प्रोड्यूस होगा बाय द रिएक्शन ऑफ अ सोडियम सल्फाइड। आपने सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन करानी है, Na2S की रिएक्शन करानी है, किसके साथ, डाइक्लोरोबेंजीन के साथ। डाइक्लोरोबेंजीन आपने यहाँ पर लिया है, इसकी रिएक्शन हुई डाइक्लोरोबेंजीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। पोलर सॉल्वेंट भी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एन मिथाइलिन पैरिलडोन। तो आपने इसको एज अ सॉल्वेंट लेना है एट अ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर आपने 250 डिग्री सेल्सियस आपने हाई टेम्परेचर लिया है। तो जैसे इनके बीच में रिएक्शन होगी, सोडियम सल्फाइड एंड डाइक्लोरोबेंजीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो आपको आपका पॉलीमर यानी कि पीपीएस ऑब्टेन हो जाएगा, पॉलीपीफिनाइलिन सल्फाइड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर भी आपने कैसे दिखाना है, देखो वही है सेम आपका एरोमेटिक रिंग, सल्फाइड जहां पर को जुड़ा हुआ है, बाहर से आपने एन लगा दी, यानी कि ये पूरी एक पॉलीमर चेन है। बाकी आपका NaCl आपका क्या हो जाएगा, 2NaCl आपका बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपकी प्रिपरेशन हो गई पीपीएस की, ठीक है, सिंपली इतना कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन पे। अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पहली प्रॉपर्टी है इट रेजिस्ट टू हीट, एसिड, अल्कलाइन, ब्लीच, सनलाइट एंड एब्रेशन, ठीक है। तो इन सारी चीजों को क्या कर देता है, रेजिस्ट कर देता है, कौन, पीपीएस। अगला क्या बोल रहा है, इट एब्जॉर्ब ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड रेजिस्ट डाइंग। तो ये बहुत कम अमाउंट के सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर सकता है और डाइंग को यानी कि कलरिंग को क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, ओके। अगला क्या बोल रहा है, इट हैविंग ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इफ डॉप्ड विद अ डोपेंट एंड बाय ऑक्सीडेशन। तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये क्या होता है, इनिशियली तो इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी इनमें नहीं होती है, बट अगर हम इसमें क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डोपेंट, या फिर हम इसमें ऑक्सीडेशन करा दे, तो हम इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। अगला क्या है, इट हैविंग अ एक्सेप्शनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड द गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ओके। तो इसमें क्या होता है, एक्सेप्शनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, उसके साथ साथ क्या होती है, इनके पास अच्छी डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी होती है, ओके। अगला है इनकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है इट इज यूज इन एन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। आप इसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्यों करते हैं, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, देखो किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वाटर पंप इम्प्लायर के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स के लिए, बल्ब हाउसिंग के लिए, इसके अलावा बहुत सारी चीजों के लिए भी आप इनकी बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आप इसे यूज करते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, ओके। अगला ही बोल रहा है इट इज यूज इन एन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। आप इनका यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, क्यों करते हैं, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कनेक्टर्स, ठीक है। आप इनका यूज करते हैं कनेक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हार्ड डिस्क ड्राइव्स के लिए, सॉकर्स के लिए और स्विचेस के लिए, ईटीसी, यानी कि आप इसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला इट इज यूज इन एन मेडिकल इंडस्ट्रीज। आप इसे देखो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी यूज किया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी यूज किया, आप इसे मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में भी आप इसे यूज करते हैं। कैसे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए आप इसका यूज करते हैं, मेडिकल फाइबर्स बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अपन क्या बोल रहा है, इट इज यूज इन एन फाइबर एक्सट्रैक्शन। इसका यूज किया जाता है फाइबर एक्सट्रैक्शन बनाने के लिए और उसके साथ साथ नॉन स्टिक एंड द केमिकल रेजिस्टेंट कोटिंग बनाने के लिए। तो ये सारे क्या हो जाएंगी, आपकी एप्लीकेशंस हो जाएंगी पीपीएस के लिए। अब देखो ना, आपको ये थोड़ी एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टी को याद करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट क्या होती है, थोड़ी कॉमन सी रहती है सारे टाइप के पॉलीमर्स में, बट इनकी एप्लीकेशन ये कहाँ यूज हो रहे हैं, एटलीस्ट 4 एप्लीकेशन तो आप प्रॉपर्ली याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, काफी आसान एग्जांपल थे, मैंने काफी लेंथी भी नहीं किया, क्योंकि इस पूरा एक साथ ही पूछा जाएगा, कंबाइंड क्वेश्चन ही आएगा कंडक्टिंग पॉलीमर, तो इतना मटेरियल आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। तो इतना कर लेंगे ना, तो हमने क्या क्या देखा, कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, कंडक्टिविटी का रीजन क्या है, उसके साथ हमने देखा कि एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज क्या है कंडक्टिंग पॉलीमर के। देन हमने सेपरेटली तीनों कंडक्टिंग पॉलीमर्स को डिस्कस किया, उनका स्ट्रक्चर देखा, प्रॉपर्टीज देखी, एप्लीकेशन देखी, प्रिपरेशन देखी और इंट्रोडक्शन लिया, ओके। तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर पे कवर की। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।